वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ में पप्पू खान। अब तक हम बात कर रहे थे इस प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है उसकी परिभाषा के बारे में बताया था हमने। वाष्पोत्सर्जन के बाद हमने उसके बारे में बताया था कि वाष्पोत्सर्जन के प्रकार कितने होते हैं, इनके बारे में बताया। वाष्पोत्सर्जन में भाग लेने वाली जो संरचनाएं होती है जिसे रंध्र कहते हैं, उस रंध्र के वितरण के आधार पर हमने पत्तियों के बारे में बताया कि पत्तियां कितनी प्रकार की होती हैं। हमने ये बताया था कि रंध्र के वितरण या संख्या के आधार पर कि पत्तियां 3 प्रकार की होती हैं। एक तो अधोरंध्री होती है, एक अधिरंध्री होती है और एक उभयरंध्री होती है। आज हम बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि। वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि या कह सकते हैं हम रंध्र गति की क्रियाविधि। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रंध्र गति की क्रियाविधि के बारे में। रंध्र गति की क्रियाविधि, रंध्र गति की क्रियाविधि। ये वीडियो नंबर कितना हो गया? 36 हो गया। यहाँ हम बात करेंगे आज रंध्र गति की क्रियाविधि के बारे में। रंध्र गति की क्रियाविधि में हम देख लेते हैं रंध्र के खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं रंध्र गति। क्या कहते हैं? रंध्र गति। रंध्र गति रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया रंध्र गति कहलाती है। रंध्र गति कहलाती है। ये बात होगी हमारे पास रंध्र गति। अब रंध्र गति की क्रियाविधि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे डिस्कस करने से पहले हम बता देते हैं आपको कि रंध्र की गति जो होती है, रंध्र की जो खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया है वो द्वार कोशिकाएं यानी कि रक्षक कोशिकाएं यानी कि गार्ड कोशिकाओं की स्फीत अवस्था और सलत कोशिका पर निर्भर करती है। जब द्वार कोशिकाएं स्फीत होती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं, और जब द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं सलत होती हैं यानी कि पिचक जाती हैं तो रंध्र क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। तो ये जब सलत और स्फीत अवस्था आती है द्वार कोशिकाओं के अंदर, ये किस प्रकार आती है इसको समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने रंध्र गति के लिए विभिन्न परिकल्पनाएं दी हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मांड स्टार्च परिकल्पना के बारे में। मांड स्टार्च परिकल्पना, मांड स्टार्च परिकल्पना। ये जो परिकल्पना दी है वो जेडी सायरे ने दी है। यह परिकल्पना जेडी सायरे किसने दी है? जेडी सायरे ने दी है। किसने दी है? जेडी सायरे ने दी है। अब देखिएगा जेडी सायरे क्या कहता है, मांड स्टार्च परिकल्पना के अनुसार क्या कहता है कि जब दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस दौरान CO2 की खपत होती है, CO2 का निष्कासन नहीं होता है। CO2 का निष्कासन या कह सकते हैं हम CO2 बाहर नहीं निकलती है, और CO2 क्या है? काम में आती है दिन के समय। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या है? CO2 यूज होती है। तो ऐसे में CO2 की कमी के कारण pH का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब pH का मान बढ़ जाता है तो रंध्र क्या होते हैं? खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। अब इस खुलने की प्रक्रिया को मैं बताऊंगा अभी। नेक्स्ट हम पॉइंट कह रहे हैं कि भाई देखो, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया, दिन के समय की बारे में बात कर रहा हूँ, जब दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस दौरान CO2 यूज कर ली जाती है, जिसके कारण क्या है? CO2 की कमी होने के कारण pH का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है द्वार कोशिकाओं में। कहाँ पर? द्वार कोशिकाओं या रक्षक कोशिकाओं में pH का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब दूसरी बात करते हैं हम कहाँ पर? रात्रि के अंदर। तो रात्रि के अंदर चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इस कारण क्या है? CO2 का खपत नहीं होती है, CO2 यूज नहीं होती है, जिसके कारण CO2 की मात्रा क्या हो जाती है? द्वार कोशिकाओं में बढ़ जाती है। अब जब द्वार कोशिका में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो इसके कारण क्या है? रंध्र बंद हो जाते हैं। अब इस परिकल्पना को, इस जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम इस परिकल्पना की सहायता से समझेंगे
कि ये रंध्र बंद और खुल किस प्रकार रहे हैं। तो जेडी सायरे क्या कहता है, दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो CO2 की मात्रा कम होती है, फलस्वरूप पीएच का मान बढ़ जाता है। अब जब पीएच का मान बढ़ जाता है तो द्वार कोशिकाओं में एक एंजाइम पाया जाता है, फास्फोराइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? फास्फोराइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च या मंड को किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। जब ग्लूकोज में बदल जाता है स्टार्च या मंड, तो इस दौरान क्या होता है, द्वार कोशिकाओं की जो डीपीडी होती है, विषण दाब न्यूनता का मान होता है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। विषण दाब न्यूनता बढ़ जाने के कारण क्या है, विलायक अणु द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करने लगते हैं, और जब विलायक अणु द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करने लगेंगे तो द्वार कोशिकाएं स्फीत अवस्था में हो जाती हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि जब द्वार कोशिकाएं स्फीत अवस्था में पाई जाती हैं तो उस दौरान रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। जस्ट अपोजिट बात करें हम, तो जस्ट अपोजिट में हमने ये कहा है कि रात्रि के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, फलस्वरूप CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो पीएच का मान क्या होगा? कम होगा। और जब पीएच का मान कम होगा तो द्वार कोशिकाओं में उपस्थित फास्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, जिसके कारण पुनः जो ग्लूकोज वो स्टार्च में बदल जाता है, मंड में बदल जाता है, जिसके कारण क्या है, द्वार कोशिकाओं की जो डीपीडी का मान होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और डीपीडी का मान कम होने के कारण क्या है, जल का जो द्वार कोशिकाओं से निष्कासन होने लगता है, जिसके फलस्वरूप द्वार कोशिकाएं सलत अवस्था में आ जाती हैं, पिचक जाती हैं, फलस्वरूप रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कुछ रिटर्न मेथड में लिखते हैं। हम यहाँ पर इस परिकल्पना के इसके कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं हम। इस परिकल्पना के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होने के कारण CO2 का यूज कर लिया जाता है, फलस्वरूप द्वार या रक्षक कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम हो जाती है, जिससे रक्षक कोशिकाओं के पीएच मान बढ़ जाता है। पीएच मान बढ़ जाता है, जिसके कारण फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है, जो मंड या स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है, जिससे रक्षक कोशिकाओं की डीपीडी बढ़ जाती है, जिसके कारण रक्षक कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं।
स्फीत हो जाती हैं, अर्थात फूल जाती हैं। जब स्फीत हो जाएंगी तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आगे, स्फीत हो जाती हैं जिससे रंध्र खुल जाते हैं। रंध्र क्या होते हैं? खुल जाते हैं। अब हम बात करते हैं रात्रि के अंदर। ये तो हमारे पास किस में हुई? दिन के अंदर। अब रात्रि के अंदर प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण CO2 की मात्रा या सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे pH कम हो जाता है। जिससे pH क्या हो जाता है? कम। फलस्वरूप रक्षक कोशिका की DPD कम हो जाती है। DPD क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और DPD कम होगी जिसके कारण रक्षक कोशिकाएं सलथ अवस्था में आ जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। अब इसको हम रिएक्शन के रूप में छोटा सा लिख सकते हैं। इसको ये मांड है या स्टार्च, हाई pH, इसके कारण क्या होता है? हाई pH के कारण क्या हो जाता है? ये ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक। और लो pH के कारण क्या है? ये किस में बदल जाता है? वापस से स्टार्च में। तो ये प्रक्रिया तो कहाँ हो रही है? दिन में हो रही है। और ये कहाँ हो रही है? रात्रि में। यहाँ DPD क्या है यहाँ पर हमारे पास? कम। DPD क्या है यहाँ पर? कम। और यहाँ पर DPD क्या है? DPD अधिक। बोले तो DPD का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब बढ़ेगा तो इस घटना के दौरान कम होगा DPD, तो रंध्र क्या होंगे? बंद। और यहाँ पर रंध्र क्या होंगे? खुला। रंध्र क्या होंगे यहाँ पर? खुला। तो इस प्रकार हमने जेडी सायरे की परिकल्पना थी मांड शर्करा परिकल्पना, यानी कि हम कह सकते हैं स्टार्च ग्लूकोज परिकल्पना, जो कि दिन में और रात्रि में रंध्र की गति के बारे में बताती है, रंध्र के खुलने और बंद होने के बारे में बताती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट परिकल्पना जो हमारे पास आ रही है वो है स्टीवर्ड की परिकल्पना। तो हम बता रहे थे आपको यहाँ पर स्टीवर्ड परिकल्पना के बारे में। स्टीवर्ड परिकल्पना
स्टीवर्ट परिकल्पना जो है वो स्टीवर्ट परिकल्पना क्या है कि जो जेडी सायरे ने जो परिकल्पना दी है मांड ग्लूकोज की या स्टार्च ग्लूकोज की परिकल्पना, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया है इन्होंने किस प्रकार आगे बढ़ाया है उसको। स्टीवर्ट ये कहता है कि भाई जो ग्लूकोज जो मांड होता है, मांड वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, लेकिन ग्लूकोज में किस प्रकार कन्वर्ट होगा, उसके क्रम से स्टेप है हमारे पास। स्टेप क्या है हमारे पास यहाँ पर, सबसे पहले क्या होता है, मांड जो होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की सहायता से किस में बदलेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलेगा। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट सेकंड स्टेप के अंदर किस में बदलेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट थर्ड स्टेप के अंदर किस में बदलेगा, ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट में बदलेगा। 3 स्टेप है यहाँ पर, कितने स्टेप है, 3। और ये कब हो रहा है, जब पीएच का मान क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। दिन के समय की बात है, तो दिन के समय उच्च पीएच मान पर, दिन के समय उच्च पीएच मान पर कब हो रही है कंडीशन, ये दिन के समय। और यहाँ पर पीएच मान क्या है, हाई, उच्च पीएच मान है। तो ये कहते हैं इसके अनुसार दिन के समय उच्च पीएच मान पर मांड क्रम से, मांड बोले तो स्टार्च, मांड क्रम से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एवं ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट में बदलता है, जिससे द्वार कोशिकाओं में कोशिका रस की सांद्रता, कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है। अर्थात विलेय की घुलनशीलता बढ़ जाती है, विलेय की घुलनशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या हम ये कह सकते हैं डीपीडी बढ़ जाती है, डीपीडी बढ़ जाती है। अब जब डीपीडी बढ़ेगी तो कोशिका क्या होगी, स्फीत अवस्था हो जाएगी। डीपीडी बढ़ेगी तो स्फीत अवस्था हो जाएगी। तो इसकी स्टेप, अब ये प्रक्रिया है जो इंटरचेंज की है, उसमें क्या हो रहा है भाई, स्टार्च जो है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कौन से एंजाइम की सहायता से, फॉस्फोराइलेज एंजाइम की सहायता से, फॉस्फोराइलेज एंजाइम की सहायता से किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम, फॉस्फोराइलेज एंजाइम, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ये तो पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो किस में बदल जाता है, फॉस्फेटेज फॉस्फोम्यूटेज एंजाइम की सहायता से, फॉस्फोम्यूटेज एंजाइम। म्यूटेज एंजाइम की सहायता से कितने में बदलेगा भाई, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब तीसरे स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज में और फॉस्फेट में बदलेगा। कौन सा एंजाइम की सहायता से,
ये बदलेगा फॉस्फेटेज एंजाइम की सहायता से। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम की सहायता से, फॉस्फेटेज एंजाइम की सहायता से किस में बदल जाएगा भाई? ये बदल जाएगा ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट में। ये जो घटना हो रही है कहाँ पर हो रही है? दिन के अंदर हो रही है। किस में हो रही है? ये दिन के अंदर होती है। तो इस दौरान क्या होगा? डीपीडी बढ़ेगी, रंध्र क्या होंगे? खुलेंगे। डीपीडी बढ़ेगी और रंध्र क्या होगा? खुलेगा। ये प्रक्रिया क्या है? दिन के समय हो रही है। अब अगर इसको जस्ट अपोजिट हम रात्रि के अंदर देखें तो रात्रि के अंदर हम इसको इस प्रकार समझाते हैं आपको। रात्रि के समय जस्ट अपोजिट प्रक्रिया होगी। रात्रि के समय क्या होता है? जो हमारे पास ग्लूकोज था वो एटीपी की सहायता से, कौन सा एंजाइम की सहायता से? एटीपी। और एंजाइम कौन सा है यहाँ पर हमारे पास? एटीपी है हमारे पास, सॉरी एंजाइम है हमारे पास हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की सहायता से किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल गया। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो होता है वो फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में, फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? ये मांड में। स्टार्च प्लस किस में बदल जाएगा? फॉस्फेट में, एकार्बनिक फॉस्फेट में, आईपी। किस में बदल जाएगा? एकार्बनिक फॉस्फेट। अब ये जो रात्रि के समय की प्रक्रिया हो रही है ये है लो पीएच पर। किस पर हो रही है प्रक्रिया? लो पीएच पर। तो ऐसे में क्या होगा हमारे पास? यहाँ क्या है? रंध्र क्या हो जाएगा? बंद। रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। कब? रात्रि के समय। तो स्टीवर्ट परिकल्पना यही बताती है जो कि जेडी सायरे ने परिकल्पना दी थी, उस जेडी सायरे की परिकल्पना को आगे बढ़ाता है बस। बाकी कॉन्सेप्ट वही रहता है। हाई पीएच और लो पीएच पर, हाई पीएच पे क्या होता है? रंध्र खुल जाते हैं और लो पीएच पर रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाता है। हाई पीएच पे क्या है? स्टार्च की मात्रा बढ़ती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण क्या है? डीपीडी अधिक हो जाती है। फलस्वरूप क्या है? स्फीत अवस्था आती है और स्फीत अवस्था के कारण क्या है? रंध्र खुल जाते हैं। लो पीएच पर क्या होता है? स्टार्च की मात्रा बढ़ती है, स्टार्च की मात्रा बढ़ने के कारण क्या है? डीपीडी कम हो जाती है। डीपीडी कम होगी तो क्या होगा? कोशिका सलत अवस्था में आ जाएगी, सलत अवस्था के कारण क्या है? रंध्र बंद हो जाएंगे। इस प्रकार हमने आपको रंध्र जो गति है उसकी दो परिकल्पनाएं बताई हमने आपको। एक तो जेडी सायरे की और दूसरी स्टीवर्ट की परिकल्पना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिकल्पना है हमारे पास, वह है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण विधि। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण विधि। नेक्स्ट, रंध्र की गति के लिए तीसरा जो सिद्धांत दिया गया है या तीसरी परिकल्पना दी गई है वो दी गई है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण विधि। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण विधि से संबंधित दो वैज्ञानिक है हमारे पास यहाँ पर, दो या तीन वैज्ञानिक हैं। एक तो इसका प्रतिपादक पूछा जाता है, प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक है इसका इमामुरा एम फ्यूजोनी, इमामुरा और फ्यूजोनी जीनो है। और इसका संशोधनकर्ता जो वैज्ञानिक है वो कौन सा है? लेविट। इसको बाद में संशोधित किया है इमामुरा और फ्यूजोनी के सिद्धांत को या इसकी परिकल्पना को और थोड़ा संशोधित रूप या सुधार दिया है, वो किसने दिया है? लेविट ने दिया है। तो ये पूछा जाता है कई बार, संशोधनकर्ता का नाम पूछ लिया जाता है, प्रतिपादक का नाम पूछ लिया जाता है, तो ये लर्न कीजिएगा, मस्ट है, इसको याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
अब हम बात करते हैं इस विधि के द्वारा, इस सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण विधि के द्वारा किस प्रकार जो रंध्र जो होते हैं खुलते और बंद होते हैं। दिन की बात करते हैं हम। दिन के अंदर क्या होता है, जो स्टार्च होता है, दिन के अंदर स्टार्च जो होता है CO2 की या हम कह सकते हैं कमी के कारण, अधिक पीएच के कारण, CO2 की कमी और अधिक पीएच के कारण दिन के समय जो स्टार्च होता है द्वार कोशिका के अंदर, वो स्टार्च किस में बदल जाता है, मैलिक अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, मैलिक अम्ल में बदल जाता है, यानी कि मैलिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। अब ये जो मैलिक अम्ल है आगे चलकर क्या है, मैलिक अम्ल जो है उसका वियोजन होता है। वियोजन कैसे, किसकी कमी के कारण होता है, ये पीएच की अधिकता के कारण होगा। पीएच की अधिकता के कारण क्या होगा, मैलिक अम्ल का क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है। फलस्वरूप क्या है, मेलेट प्लस H+ आयन का निर्माण होता है। मेलेट आयन का निर्माण होता है, H+ आयन। ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है, द्वार कोशिकाओं के अंदर। ध्यान रहे कहाँ पर हो रही है, द्वार कोशिकाओं, रक्षक कोशिकाओं के अंदर हो रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो मेलेट आयन और H+ आयन है, तो यहाँ पर जो H+ आयन जो होता है ना, ये H+ आयन है, ये द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलता है। और द्वार कोशिकाओं के बाहर जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, उन सहायक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, पोटेशियम आयन। ये पोटेशियम आयन जो होता है इसका सक्रिय आगमन होता है किसके अंदर, द्वार कोशिकाओं के अंदर। तो H+ आयन द्वार कोशिकाओं से बाहर निकल रहा है और K+ आयन जो है ये द्वार कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर रहा है। चूंकि ऑलरेडी पहले से ही मेलेट आयन है द्वार कोशिकाओं के अंदर, तो ये पोटेशियम आयन मेलेट आयन से क्रिया करके क्या बना लेगा, मेलेट आयन का निर्माण कर लेगा, या पोटेशियम मेलेट किसका निर्माण कर लेगा, पोटेशियम मेलेट का निर्माण कर लेगा। अब ये पोटेशियम मेलेट का जब निर्माण होता है तो इसके कारण क्या होता है, द्वार कोशिकाओं की जो परासरण सांद्रता होती है, द्वार कोशिकाओं की क्या परासरण सांद्रता होती है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब परासरण सांद्रता बढ़ती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, अंत्य परासरण होता है। कौन सी क्रिया होती है, अंत्य परासरण क्रिया होती है, यानी कि विलायक अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। जब विलायक अणु परासरण क्रिया द्वारा, अंत्य परासरण क्रिया द्वार कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे तो उसके फलस्वरूप जो कोशिका होगी वो क्या होगी, स्फीत हो जाएगी, फूल जाएगी। और जब द्वार कोशिकाएं फूलती हैं, तो हमने पहले ही बताया था इस बारे में कि जब द्वार कोशिकाएं फूलती हैं तो उसके फलस्वरूप क्या है, रंध्र खुल जाते हैं। तो यहाँ पर रंध्रों का खुलना हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रात्रि के समय। तो रात्रि के समय क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण बंद होता है। प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तो CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, और CO2 की मात्रा बढ़ती है तो फलस्वरूप pH का मान क्या होता है, कम हो जाता है। अब pH का मान कम हो जाता है तो ऐसे में क्या है, एक एंजाइम पाया जाता है द्वार कोशिकाओं के अंदर, उसका नाम क्या है, एबिसिसिक अम्ल। ये जो एबिसिसिक अम्ल जो होता है, ये अभी जो पोटेशियम मेलेट का निर्माण हुआ था, इस पोटेशियम मेलेट का क्या कर देता है, वियोजन कर देता है, जिसके कारण क्या है, कोशिकाओं में K+ और मेलेट आयन मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, द्वार कोशिकाओं से जो K+ आयन है उसका बहिर्गमन होता है, उसका बाहर निकलना होता है, और द्वार कोशिका के अंदर क्या रह जाता है, केवल मेलेट आयन रह जाता है। मेलेट आयन रहने के कारण क्या होता है, द्वार कोशिका के अंदर जो परासरण सांद्रता होती है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और परासरण सांद्रता में जब कमी आ जाती है तो इस क्रिया के दौरान क्या होता है, बहिपरासरण की क्रिया होती है, जल के अणु या विलायक अणु कोशिका से बाहर निकलने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या है, द्वार कोशिका क्या होती है, सलत हो जाती है, पिचक जाती है, सिकुड़ जाती है। और सलत होने के कारण क्या है, रंध्र जो होती है, रंध्र जैसी संरचना होती है, द्वार कोशिकाओं से बनने वाली जो संरचना होती है वो कैसे से समाप्त हो जाती है, यानी कि रंध्र बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण विधि द्वारा इमामुरा, फ्यूजिनो और लेविट ने इस विधि को समझाया। ये जो विधि बताई गई है रंध्र की गति के लिए, ये सर्वमान्य सिद्धांत, सर्वमान्य विधि के रूप में मानी गई है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको आप याद कर लेना। और इससे संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख कर आप पूछ सकते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो। तो नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब तक इस वीडियो के अंदर हमने बात की थी रंध्र की गति के लिए जो सिद्धांत दिए गए, परिकल्पनाएं दी गई, उनके बारे में बताया था हमने आपको। ठीक है, अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके।